नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रेशन का नेचर और उसके कुछ कॉजेस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्रेशन क्या है। एग्रेशन एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग or injuring another living being who is motivated to avoid such treatment। यानी कि मतलब एग्रेशन वो है कि ऐसा कोई भी बिहेवियर, मतलब किसी भी तरीके का बिहेवियर, लेकिन सामने वाले इंसान को या कोई भी लिविंग बीइंग को जब हम हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमारा जस्ट एक गोल यही होता है कि उसको हार्म करना, उसको इंजरी देनी है। तो उस फॉर्म में उस गोल को अचीव करने के लिए हमारा किसी भी तरीके का बिहेवियर निकलता है कि हम उसको वर्बली गालियाँ देते हैं, वर्बली उसे चिढ़ के कुछ बोलते हैं उसको, या फिजिकली एग्रेशन दिखाते हैं अपना, ऐसा कुछ भी हो तो वो एग्रेशन कहलाता है, राइट। लेकिन अगर खेल खेल में मान लो एक्सीडेंटली आप किसी को इंजर्ड कर देते हो तो वो चीज़ एग्रेशन में नहीं आएगी, बिकॉज वो चीज़ एक्सीडेंटली हुई है और आपने जानबूझकर नहीं की। बट अगर आप कर्स कर रहे हो किसी रेफरी को, मतलब आप खेल रहे हो, रेफरी की सामने वाले को, ओपोनेंट को सपोर्ट कर देता है बिकॉज वो राइट है, वट एवर द रीज़न इज़, लेकिन आपको उस चीज़ पे गुस्सा आता है और आप मन मन में गालियाँ देते हो, तो डेफिनेटली वो एग्रेशन का पार्ट ज़रूर होगा। तो आप समझ रहे हो कि किसी को चोट लगी है आपकी वजह से, वो एग्रेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आपकी इंटेंशन नहीं थी। अब एग्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और दूसरा हॉस्टाइल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन वो होता है जिसका आप कोई गोल अचीव करने के लिए वो एग्रेशन दिखाते हो, मतलब आपका उससे पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं होता, आप सेल्फ डिफेंस में मान लीजिए गुस्सा दिखाते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का पार्ट है, राइट। या फिर आपको एक गोल दे रखा है, आप उस गोल को अचीव करने के लिए वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉक्सिंग कोर्ट में दोनों ओपोनेंट का गोल सिर्फ ये होता है कि ट्रॉफी जीतनी है या मेडल लेना है मुझे, सामने वाले को मार के गिरा के उसको हरा के, राइट। तो वो उस टाइम पे एग्रेशन दिखाता है, तो उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता एक दूसरे से, सिर्फ उनका यही होता है कि हमें जीतना है। तो इस तरीके की जो एग्रेशन वाले फॉर्म्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में आते हैं। सेकेंड वन इज़ हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन वो होते हैं जो इंटेंशनली हम किसी को हर्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या वर्बली हो, किसी भी तरीके का, लेकिन जब इंटेंशनली हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स, हमारा एंगर सामने वाले पर निकालते हैं तो उसको हॉस्टाइल एग्रेशन बोलते हैं। अभी हम कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एग्रेशन की, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले तो फिजिकल एग्रेशन, हम सबको पता है जो फिजिकली किसी को हर्ट करें, जैसे कि हिटिंग, किकिंग, स्टैबिंग एंड शूटिंग, राइट। फिर वर्बल और हर्टिंग अनदर विद स्पोकन वर्ड्स। वर्बली जब हम किसी को हर्ट करते हैं सिर्फ अपने शब्दों से ही, और कहते हैं ना कि भाई फिजिकली जो आप चोट देते हैं ना वो तो ठीक भी हो सकती है, बट वर्बली अगर हम किसी को हर्ट कर देते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हो भी जाता है, तो उस चीज़ को भरने में बहुत टाइम लगता है। बात तो सही है। तो ये येलिंग, स्क्रीमिंग और नेम कॉलिंग, जैसे हम नाम से चिढ़ा देते हैं किसी को, गंदे गंदे नाम, या फिर उसकी बॉडी शेप देख के, बॉडी कलर देख के भी नाम रखते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, इसको भी एग्रेशन का पार्ट मानेंगे। तो फिर है हर्टिंग अनदर्स रेपुटेशन। अब हम किसी की रेपुटेशन को हर्ट करेंगे तो वो भी इसी का पार्ट है। अब है डायरेक्ट एग्रेशन। डायरेक्ट एग्रेशन वो होता है जिसमें जो हमारा विक्टिम होता है, जिस पर हम गुस्सा निकाल रहे होते हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट हो उस टाइम पे। अभी वो गुस्सा किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजिकली, वर्बली या कुछ भी हो सकता है, बट उसमें डायरेक्ट एग्रेशन वही होता है जब हम डायरेक्टली एग्रेशन निकाल रहे होते हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब विक्टिम होगा आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट होगा। फिर आता है इनडायरेक्ट एग्रेशन। ये जब होता है जब आपका विक्टिम एब्सेंट हो आपके सामने, मतलब आपके सामने हो ही ना, और आप उसके अगेंस्ट गुस्सा निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी की प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं या किसी के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ इनडायरेक्ट एग्रेशन में आएंगी, राइट। फिर आता है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन। ये वही है कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो एग्रेशन आपका आता है, और मोस्ट ऑफ टाइम में साइकोलॉजिस्ट का मानना भी है जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, तो 60 to 70% चांसेस होते हैं कि आप का जो एंग्री बिहेवियर है वो सिर्फ बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। रिएक्टिव, अफेक्टिव, हॉस्टाइल, हॉट, इम्पल्सिव और रिटेलिएटरी एग्रेशन। इसमें यही होता है जब आपकी पूरी इंटेंशन हो सामने वाले को पनिश करने की या उसको हर्ट करने की, और या फिर हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई, या प्रोवोकेशन जो होता है कि आपको कोई चिढ़ाए किसी भी चीज़ से, उसको पता है कि आप इससे प्रोवोक होंगे, आपको कोई प्रोवोक कर रहा है, और उसमें रिस्पॉन्स में अगर आप एग्रेशन दिखाते हैं तो वो भी इसी का पार्ट है। फिर है इंस्ट्रूमेंटल, प्रोएक्टिव, प्लान्ड और कॉल्ड एग्रेशन। ये इसमें आपका प्लान होता है कुछ अचीव करने का, आपका कोई गोल होता है और उस गोल के चलते बीच में जो एग्रेशन आप दिखाते हैं वो इसका पार्ट है।
अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर की। तो साइकोलॉजिस्ट ने एग्रेसिव बिहेवियर के कॉजेज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल फैक्टर, सेकंड इज़ सोशो कल्चरल फैक्टर्स एंड थर्ड इज़ सिचुएशनल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल कॉजेज़। उसका फर्स्ट पार्ट है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी में साइकोलॉजिस्ट ने जो टेस्ट किए थे तो उन्होंने 2 कैटेगरीज रखी, टाइप ए एंड टाइप बी। तो उन्होंने टाइप ए में रखे वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे, ओवर एक्टिविटी जिनकी थी, या बहुत ज़्यादा प्रेशर मानते थे, टाइम का प्रेशर वो बहुत ज़्यादा मानते थे कि भाई आपकी एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती है, समथिंग लाइक दैट। अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ। तो ये जितने ये बच्चे जो होते हैं इनमें क्या होता है, एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है इनमें, राइट। और बहुत ज़्यादा इनको खतरा होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का भी, राइट। और जो टाइप बी थे वो लेस कॉम्पिटिटिव थे और मतलब कि एवरेज बच्चे थे, इंटेलिजेंट थे फॉर श्योर, बट इतना नहीं, मतलब एज़ कम्पेयर टू टाइप ए। तो उनमें एग्रेशन का लेवल जो पाया जाता है वो कम पाया जाता है। वो दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, टाइप भी हो, होस्टाइल एग्रेशन में भी हो सकते हैं और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में भी हो सकते हैं, राइट। अब रिसर्चर्स ने आगे जो पढ़ा था उस तो उन्होंने दिखाया कि जिन बच्चों में ये एग्रेशन की सारी चीज़ें पाई जाती हैं, कि पता चल जाता है कि भाई हाँ ये एग्रेसिव है, तो उनका क्या होता है कि उनके साथ कुछ भी गलत हो जाता है, कोई भी सिचुएशन हो जाती है जो डाउटफुल सिचुएशन हो, तो वो उनके मतलब कि कोई भी डाउटफुल सिचुएशन में वो सिर्फ यही इंटरप्रेट करते हैं कि सामने वाले ने मुझे हर्ट करने के लिए ही किया है, इंटेंशनली किया है, राइट। तो उनको जस्ट ये होता है कि सामने वाले ने जो किया इंटेंशनली किया, मुझे हर्ट करने के लिए किया। और ये पाया गया है कि जिन बच्चों में सोशल रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होती है, डेवलप्ड होती है, वो रीजनेबल बातें ही करते हैं, उनमें एग्रेशन लेवल ज़्यादा नहीं पाया जाता। वो हर चीज़ को अच्छे से इंटरप्रेट कर लेते हैं और अच्छे से बिहेव करते हैं। बट जिनमें ये चीज़ डेवलप नहीं होती वो हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर ही शो करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट ने ढूंढा है कि कुछ बच्चे जैसे नॉर्मली हमारा XY क्रोमोसोम होता है, XX क्रोमोसोम्स होता है, बट समटाइम्स क्या होता है जब मतलब बेबी बॉर्न होता है, कई बार क्या होता है XYY क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर किसी बच्चे में पाए जाते हैं XYY क्रोमोसोम्स, मतलब कि Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये साइकोलॉजिस्ट ने सर्च किया था, खासकर जेल में सर्च किया था, रिसर्च की थी जेल में कि जितने भी कैदी थे उनमें उनका टेस्ट किया गया था, तो 40 to 50% उन्हें मिला था कि एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम एक फैक्टर है आपके एग्रेशन का। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि रीजनिंग एबिलिटी अगर डेवलप्ड होगी, यानी कि रीजनिंग एबिलिटी हमारी अच्छी होगी, उसकी डिग्री अच्छी होगी, तो हम कोई भी सिचुएशन अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और अगर हमें सिचुएशन ही समझ में आ जाती है अच्छे से, हम उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली हमारा जो बिहेवियर होगा वो अच्छा ही होगा, एग्रेसिव नहीं होगा। लेकिन जिनकी डिग्री कम होती है, रीजनिंग की डिग्री कम होती है, वो अच्छे सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते। एंड हु कंज्यूम्स अल्कोहल, फॉर श्योर कि उनकी कॉग्निटिव स्किल्स जो होंगी वो लेस ही होंगी। और अगर आपकी कॉग्निटिव स्किल्स ही लेस, यानी कि आपका दिमाग ही बहुत कम काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो बिहेवियर होगा वो एग्रेसिव होगा। नेक्स्ट इज ट्रेट्स सिचुएशनल सेंसिटिविटीज़, यानी कि TKWS टेस्ट मॉडल। इसका ये मानना है कि कोई भी सोशल बिहेवियर वो प्रोडक्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का, सिचुएशनल फैक्टर के बीच और पर्सनल ट्रेट्स के बीच। यानी कि जो आपकी पर्सनल ट्रेट्स हैं वो और जो सिचुएशन कैसी है, उन दोनों का जब एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है ना, तो फिर जो वो प्रोडक्ट क्या होता है, आपका सोशल बिहेवियर, जिस तरीके का बिहेवियर आपका उस टाइम पे निकल के आता है। जैसे कि आपके कुछ पर्सनल ट्रेट्स हैं, मैनर होगी या कुछ भी है, जैसे कि मैनर ही है, तो आपकी जो मैनर्स हैं, आपके अंदर मैनर्स हैं, तो वो आपकी एक सिचुएशन को देख के ही निकलती है। ऐसा नहीं कि आप हर सिचुएशन में अपनी मैनर्स दिखा सकते हैं। तो ये मतलब कि टेस्ट किया गया था एग्रेसिवनेस के ऊपर, एग्रेसिवनेस जो हमारा ट्रेट है उसके ऊपर। तो ये प्रिडिक्ट किया गया था कि भाई डेफिनेटली जो ऑलरेडी एग्रेसिव है, जिसमें ऑलरेडी ट्रेट्स हैं, जो एग्रेसिव है ऑलरेडी, तो उसके सामने अगर हम थोड़ी बहुत प्रोवोकेशन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा।
तो इन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, मार्शल और ब्राउन ने 2006 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने 3 कैटेगरीज डिवाइड कर ली थी। 3 कैटेगरी में कुछ कुछ बच्चे डिवाइड कर दिए गए थे। तो उन कुछ बच्चों को सिर्फ थोड़ा सा प्रोवोक किया गया। वो बच्चे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो बच्चे थे जो एग्रेसिव ट्रेट के थे, बी कैटेगरी में वो थे जो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे, और सी कैटेगरी में बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं थे। तो ए कैटेगरी वालों को थोड़ा सा प्रोवोक किया, मतलब बिल्कुल ही थोड़ा सा प्रोवोक किया, एंड वो उस थोड़ी सी प्रोवोकेशन में भी इतना ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर उन्होंने दिखाया। बी कैटेगरी में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेशन की ज़रूरत पड़ी, और ज़्यादा प्रोवोकेशन करने के बावजूद भी उन्होंने थोड़ा बहुत उनको सुनाया। और सी कैटेगरी में वो न्यूट्रल है, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। इतनी ज़्यादा प्रोवोकेशन में, मतलब माइल्ड प्रोवोकेशन उनके साथ की सामने वाले ने, लेकिन उनका गुस्सा निकला ही नहीं। ओके, तो हमारा लास्ट पार्ट है पर्सनल सिचुएशंस का, जेंडर डिफरेंसेस। तो हमारे मतलब आपको पता होगा कि जो हमारा कल्चर है उसमें भी बॉयज़ को एनकरेज किया जाता है एग्रेसिव होने के लिए, गर्ल्स को कोई एनकरेज नहीं करता। तो एक फैक्टर ये भी है कि बॉयज़ का जो गुस्सा है वो गर्ल्स से ज़्यादा होता है, फिज़िकली और वर्बली दोनों में ही। जो मेन होते हैं वो डायरेक्ट एग्रेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो इनडायरेक्ट एग्रेशन में ज़्यादा रहती है। मतलब जो मैन होंगे वो आपकी हिटिंग में रहेंगे, मारना धारना, किसी को असॉल्ट करना, किसी को थ्रो करना, पुश करना, शाउटिंग एंड कॉलिंग नेम्स, इन सब चीज़ों में मैन का जो एजेंडा वो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और जो वुमेन होती है वो इनडायरेक्ट एग्रेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, कि किसी के बारे में रूमर्स फैला देना, किसी की कोई भी ऐसी मतलब विदाउट अ लॉजिकल स्टोरी बना देना किसी के अगेंस्ट। इन सब चीज़ों में वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहती है इनडायरेक्ट एग्रेशन में, और मेल ज़्यादा रहते हैं डायरेक्ट एग्रेशन में। ये स्टडी ने अगर टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो एग्रेसिव बिहेवियर उतना ही ज़्यादा होगा। ये रिसर्चर्स ने ढूंढा है, उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बर्मन ने। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया कि जिन मेल स्टूडेंट्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई था उन स्टूडेंट्स में एग्रेसिव बिहेवियर उतना ही ज़्यादा था। तो इसका एक फैक्टर ये भी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सोशो कल्चरल फैक्टर्स और सिचुएशनल फैक्टर्स, पर्सनल कॉजेज़ की ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो और आप कमेंट बॉक्स में ना पूछना चाह रहे हो तो आप DM भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।